वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। देखिए हम जेनेटिक्स को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं और इसको पूरी कंप्लीट इसकी थ्योरी जो कि एनसीईआरटी पर दी हुई है कंप्लीट हम देखने वाले हैं अच्छी तरीके से। इस टॉपिक को हम इसी वीडियो पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वो होती क्या है। तो इसमें होता क्या बच्चा, इसमें बहुत सारी जीनें रहती हैं। किसी एक कैरेक्टर को, बहुत सारी जीनें किसी एक कैरेक्टर को जब नियंत्रित करती हैं तो इस प्रकार की वंशागति को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब बहुजीनी वंशागति। अब ये जो बहुजीनी वंशागति होती है इसके अन्य नाम भी होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी नेम से पूछा जा सकता है। जो पहला नेम है वो है बायोमेट्रिक इनहेरिटेंस, सेकंड नेम जो है वो है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक वंशागति, ठीक है। इसके नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों नेम एज इट याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन किसी भी नेम से आ सकता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे और हम देखेंगे अब इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल इसका है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहां से हमें बहुत सारी चीजें समझना है। तो मैं एज इट आपको समझाते चलूंगा, बस आपको अच्छी तरीके से समझना है और अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है। अब देखिए, पहली बार जब देखा हमने गेहूं के दानों को, रंग को, तो हमें पता चला जो गेहूं के दानों के रंग की वंशागति होती है तो वो किसके कारण होती है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। वहां पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखने के लिए मिलता है। होता क्या बच्चा, देखिए यहां पर दो जीनें आपको दिख रही होंगी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, जो कि रेड कलर को दिखा रही हैं। जबकि अगर स्मॉल ए और स्मॉल बी की बात करता हूं तो ये व्हाइट कलर को दिखा रही है, ठीक है। ये दोनों जीन है। ये किसकी जीन है? ये दानों के रंग के लिए जीन है और ये किसकी है? गेहूं की है, ठीक है। जब मैंने इनका क्रॉस कराया तो मैंने क्या देखा, मुझे जो प्लांट मिला, अभी तक मेंडल के रूल के हिसाब से इसको रेड होना चाहिए, लेकिन यहां पर रेड ना होकर इसमें इंटरमीडिएट देखने के लिए मिलता है, मतलब मध्यवर्ती देखने के लिए मिलता है। यही इंटरेस्टिंग बात आ जाती है कि अगर ये जो इंटरमीडिएट आया तो ये आया क्यों? तो बच्चा होता क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, इसकी एक कंडीशन है। अगर मुझको रेड कलर के दाने चाहिए तो एक ही कंडीशन उसकी बनती है कि मुझे कंप्लीट प्रभावी जीन, मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल बी साथ में चाहिए। तभी जाके ये क्या होगा, तभी जाके ये रेड होगा। ये मतलब रेड हो जाएगा, पूरी तरीके से रेड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो ये रेड जैसा दिखेगा, ये रेड है नहीं, ये रेड एक्चुअली में है नहीं, लेकिन हल्का हल्का रेड की तरह दिख सकता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी, मतलब ये बहुत ही नजदीक है रेड की तरह, लेकिन ये पूरी तरीके से रेड नहीं है। ये रेड की तरह दिखना चाह रहा है, ठीक है, रेड की तरह दिख रहा है हल्का हल्का, लेकिन बहुत ही नजदीक है। अगर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, एक जीन अगर और इसमें आ जाए कैपिटल बी वाली, तो पूर्ण रूप से फिर ये रेड कलर का दिखने लगेगा। कहने का क्या मतलब है, तब तक हमें मध्यवर्ती प्राप्त होते रहेंगे जब तक पूरी प्रभावी जीन एक ही जीन पर नहीं आ जाएंगे, मतलब पूरे प्रभावी जीन के जो वो कारक हैं वो किसी एक ही जीन पर नहीं आ जाएंगे। तब तक होता क्या है, अगर आपने कभी कलरिंग वगैरह की होगी मोबाइल में तो आपने देखा होगा रेड कलर जो होता है उसमें स्टार्टिंग कहां से होती है? हल्के हल्के रेड से होती है। फिर जैसे जैसे आप ग्राफ को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे ग्राफ बढ़ेगा आपका, तो जो रेड कलर है वो बढ़ता चला जाएगा और एक्चुअली जो मेन वाला रेड कलर है फाइनली में वो आपको लास्ट में प्राप्त होगा, ठीक है। ऐसा यहां पर भी होता है। पहले तो दिखता तो ठीक है, रेड की तरह ही दिखेगा, रेड और व्हाइट के बीच, मतलब रेड और व्हाइट का बीच वाला कंपोनेंट दिखेगा यहां पर। लेकिन जैसे जैसे इसमें प्रभावी जीन आती जाएंगी, अगर कैपिटल ए वाली आ रही है तो ये रेड की तरह दिखता चला जाएगा, और अगर स्मॉल ए वाली आ रही है तो ये व्हाइट की तरह दिखता चला जाएगा। कंडीशन एक ही है, अगर इसको रेड की तरह दिखना है तो इसको बिल्कुल सेम एज ऐसे ही होना पड़ेगा, और इसको व्हाइट की तरह दिखना है तो बिल्कुल सेम एज ऐसे ही होना पड़ेगा। मतलब यहां पर केवल 1% चांसेस है कि ये ऐसे होंगे, ठीक है। मतलब यहां पर जो मध्यवर्ती हैं वो ज्यादा प्राप्त होंगे। इसीलिए जब हम इसकी F2 पीढ़ी में देखें, ये F2 पीढ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राफ वगैरह अगर आप बनाना चाहते हैं चेकर बोर्ड से तो आप बना सकते हैं, कभी पूछा नहीं जाता, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसीलिए मैंने डायरेक्ट F2 पीढ़ी का अनुपात लिखा है, केवल ये बताने के लिए कि अगर आप अनुपात में देखेंगे तो यहां पर जो इंटरमीडिएट हैं वो 14 प्लांट हैं, जबकि यहां पर एक और एक प्लांट किसके हैं? एक और एक प्लांट, एक तो ये किसका हो गया, ये इसका रेड का हो गया, और ये किसका वाला हो गया, ये व्हाइट का हो गया। लेकिन 14 प्लांट जो हैं वो इंटरमीडिएट वाले हैं, मतलब मध्यवर्ती वाले हैं। अब आपको समझ में चीजें आई होंगी कि मैं आपको एक्चुअली में क्या समझाना चाह रहा था। अब इसी चीज को मैंने यहां पर नोट डालकर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डालकर क्यों लिखा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां पर जो बहुजीनी वंशागति है उसकी रेट की बात करता हूं, उसकी अगर मैं रेट की बात करता हूं या उसकी दर की बात करता हूं, तो एक्चुअली में होता क्या, अगर मैं उसकी रेट निकालना चाहता हूं तो सिंपल सा फार्मूला है कि मुझे प्रभावी जीनों की संख्या देखनी पड़ेगी। प्रभावी जीनों की संख्या, प्रभावी जीन की संख्या जितनी भी ज्यादा रहेगी
उतनी ये कंडीशन है कि हाँ वो जो करेक्टर है वो व्यक्त होगा। मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूं, फिर से मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, यहां पर कंप्लीट प्रभावी जीन है, मतलब ये रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूं कैपिटल ए कैपिटल बी, लेकिन यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो मतलब यहां पर जो प्रभावी जीन है वो एक प्रभावी जीन एब्सेंट है, ये रेड की तरह पूर्णता नहीं होगा। ये चीज समझ में आ गई आपको? इसी चीज को अब मैं किससे समझाने वाला हूं, इसी चीज को मैंने पॉइंट डालकर लिख दिया है, हम इसी चीज को पॉइंट में पढ़ते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रभावी जीन किसी लक्षण प्रारूप का आंशिक भाग ही प्रकट कर पाती हैं। आंशिक भाग मतलब कम प्रभावी जीन है तभी आंशिक भाग प्रकट हो रहा है, और जब तक वो पूरा लक्षण नहीं प्रकट होगा, जब तक कि कंप्लीट प्रभावी जीन नहीं आ जाएंगी, मतलब जब तक कि कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी, यानी और या तो हम कह सकते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी, जब तक ये आपस में नहीं आएंगे तब तक ये रेड और ये व्हाइट नहीं होगा। ठीक है, यही चीज मैंने आपको पॉइंट वाइज भी समझा दी है ताकि आपको याद रहे, आप इसको लिख सके, आप अपनी नोट्स अच्छी तरीके से बना सके। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट और भी मैंने लिखा जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसी कारण इंटरमीडिएट ज्यादा प्राप्त हो जाते हैं। जो इंटरमीडिएट संतति है वो हमें ज्यादा मात्रा पर देखने को मिल जाती है। इसी चीज का अब मैं ग्राफ समझाता हूं। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो ग्राफ यहां पर सबसे ज्यादा गया है, अगर आप देखेंगे तो मिडिल मतलब बीच पर ये सबसे ज्यादा गया है, देख रहे हैं आप? ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर प्रभावी जीन जो हैं, जो प्रभावी जीन होती है बच्चा, उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है वो सबसे कम है। ठीक है, ये जो बीच में अगर मैं एक लाइन खींच दूं, यहां पर एक लाइन मैंने खींच दी, अगर आप इस लाइन के इस तरफ जाएंगे तो होगा क्या, प्रभावी जीन जो है, जो प्रभावी जीन है उनका जो नंबर है वो बढ़ेगा। ठीक है, मतलब एक तो ये रही और एक ये वाला प्लांट रहा, केवल एक प्लांट इसका और एक प्लांट इसका प्राप्त हुआ। बाकी जैसे जैसे इधर जाएगा वैसे वैसे प्रभावी नंबर घट रहे हैं प्रभावी जीन की, और जैसे जैसे ये इधर जाएगा वैसे वैसे प्रभावी जीन के नंबर घट रहे हैं, मतलब इंटरमीडिएट ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। बीच में आप देख सकते हैं कितने सारे यहां पर इंटरमीडिएट प्राप्त हुए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने कहा, अगर मैं इसके शेप की बात करता हूं तो ये बेल शेप है, ये एक घंटे के आकार का है। अगर मैं इसको हटा दूं और इसको हटा दूं और इसको लटका दूं ऐसे करके, तो ये घंटा बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। ठीक है, बिल्कुल घंटे के आकार का है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो इसका जो शेप होता है वो, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका जो शेप होता है वो बेल शेप होता है, घंटे के आकार का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंटरमीडिएट मैक्सिमम होते हैं, इसी कारण ये एक बेल शेप का बन जाता है। आपको मैंने सारी चीजें क्लियर की हैं, आई होप सारी चीजें आप बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बाय द वे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, बताइए कि मुझे यहां पर प्रॉब्लम हुई, मुझे ये टॉपिक यहां पर समझ में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर हम जो ये देखें, आप अभी तक आप इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ चुके होंगे, लेकिन अब इसके पॉइंट को देख लेते हैं, इसको खोजा किसने था। अभी तक हमने साइंटिस्ट का नाम तो देखा ही नहीं। ठीक है, तो जब हम साइंटिस्ट के नाम की बात करते हैं तो नील्स हर्मन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को खोजा था। ठीक है, अब देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, अब आपको पता है कि किसी भी जीन की दो जीनें हो सकते हैं, एक तो प्रभावी वाली, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी अप्रभावी वाली। लेकिन अगर मैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करता हूं तो यहां पर जो आप प्रभावी जीन पढ़ते हैं ना बच्चा, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन, और जो अप्रभावी जीन अभी तक आप पढ़ते थे उसको हम यहां पर बोलते हैं नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मनुष्य की त्वचा के रंग पर बहुजीनी वंशागति को देखा गया। ये भी एग्जांपल हो जाता है किसका? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को, क्योंकि जो मनुष्य की त्वचा का रंग है ना, वहां पर 3 तरीके की जीन पाई जाती हैं जो कि उसको क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। इसको खोजा किसने था? जो एक साइंटिस्ट थे डेवेनपोर्ट, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि मनुष्य की त्वचा के रंग पर बहुजीनी वंशागति होती है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। कंप्लीट चीजें जितनी भी इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें थी मैंने कंप्लीट अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई होगी, आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल के टॉपिक में हम देखने वाले हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को अच्छी तरीके से कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम कल के टॉपिक पर देखेंगे। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।